आइए तो बात करते हैं सबसे पहले किरण प्रकाशिकी। कौन सी प्रकाशिकी? किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी। देखिए किरण प्रकाशिकी क्या है, ध्यान से सीखिए कि किरण प्रकाशिकी क्या है। अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि यार ये किरण प्रकाशिकी क्या है, तो उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। किरण प्रकाशिकी वो है जिसके अंदर हम वैद्युत चुंबकीय तरंगों के उस भाग का अध्ययन करते हैं जो हमें दिखाई देता है, इनके दृश्य क्षेत्र का हम अध्ययन करते हैं। कोई कहे प्रकाश क्या है? सर प्रकाश की किरण है। मैंने कहा किरण प्रकाश की है, पर प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, यानी कि ये वैद्युत चुंबकीय तरंग है, और वैद्युत चुंबकीय तरंग का भी वह भाग है जो हमें दिखाई देता है, उसको बोलते हैं क्या सर? हम प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश। और जिसका नाम आपने विबग्योर सुना होगा बेटा। क्या सुना होगा? विबग्योर। इधर से इधर जाने पे तरंग दैर्घ्य बढ़ता है और आवर्ती घटती है। क्या घटती है? आवर्ती। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या ये जानते हो आप? अरे हाँ कि ना बोलो। क्या सर? मैंने कहा देखो ना, ये जानते हो क्या? ये क्या है? मैंने कहा ये तो तरंग जा रही है सर। किधर जा रही है? इधर। कितने वेग से? मैंने कहा प्रकाश के वेग से। किरण किसकी है? प्रकाश की है सर। तो किसके वेग से जाएगी सर? प्रकाश के वेग से ही जाएगी, दूसरे वेग से वो जा नहीं सकती है। हाँ वो अलग बात है कि माध्यम में वेग बदलता है कि नहीं बदलता? बदलता है सर। मैंने कहा एक आवर्तकाल यहाँ पर, तो इसमें चली गई दूरी क्या कहलाती है ये सर? यही तरंग दैर्घ्य लैम्बडा। एक आवर्तकाल में चली गई दूरी यानी कि वेग इंटू समय। नहीं आया? आया है क्या? तो क्या मैं इसको c बराबर लैम्बडा बाई टी बोल सकता हूं? हम c से प्रकाश के वेग को प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं, पर आज के बाद हम v लिख देते हैं, अच्छा लगेगा। f लैम्बडा। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन में आपके लिए लेकर आ गया हूं, v बराबर f लैम्बडा। कौन सा? f लैम्बडा। सर f कहां से आ गया? f आवर्ती है, 1 आवर्तकाल आ गया होगा। क्या मैं बोल सकता हूं v1/v2 बराबर क्या? लैम्बडा 1/लैम्बडा 2। ये कैसे लाए सर? मैंने कहा जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ध्यान से सुने, जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवर्ती नहीं बदलती, वेग बदलता है, तरंग दैर्घ्य बदलता है। आवर्ती क्यों नहीं बदलती सर? मैंने कहा आवर्ती स्रोत की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? स्रोत की। और स्रोत क्या होता है? मान लो कि मैं बोल रहा हूं, हाँ अब कोई ध्वनि का स्रोत है, उसके दोलन 10 है। मान लो दोलन कितने हैं? 10 हैं। 10 सेकंड तो आवर्तकाल मान लो, और दोलन कितने हैं उसके? 1/10 हो जाएंगे। फिर मैं तो कहता हूं दोलन 10 है। अब प्रकाश की किरण कहीं जाए ना, स्रोत के दोलन 10 है तो वो 10 ही रहेंगे भाई, आवर्ती माध्यम पे निर्भर नहीं करती है। तो ये कहानी आपको आनी चाहिए। साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कौन, मैंने कहा एक और चीज होती थी अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का बारे में आपने सुना होगा बेटा। वैसे अपवर्तनांक के बारे में सुना तो होगा ही। अपवर्तनांक इस बात का एहसास कराता है कि जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, निर्वात और वायु एक ही बात है। अगर मान लो कि यहां पर वेग 3 × 10⁸ है निर्वात में, हाँ कि ना? हाँ सर। और माध्यम में हो जाता है 1.5 × 10⁸, ये माध्यम है। हाँ, निर्वात का अपवर्तनांक हम एक लेकर चलते हैं। अरे चलते हैं कि नहीं चलते हैं? क्यों चलते हैं उस बात का एहसास भी कराया जाएगा। माध्यम का अपवर्तनांक कितना होगा जहां पे वेग इतना रह गया? मैंने कहा कितने गुना माध्यम में वेग कम हो गया है सर? 2 गुना। कैसे निकाला भाई? सर ऐसे निकाला, 3 × 10⁸/1.5 × 10⁸ सर 2। तो ये जो 2 है ये कौन से माध्यम का अपवर्तनांक है सर? ये दूसरे माध्यम का है, ये पहला वाला और ये दूसरे वाला, यानी कि ये सर μ2 है। अपवर्तनांक को आप μ2 से प्रदर्शित करते हो, n2 से प्रदर्शित कर सकते हो, n1 n2 किसी से भी प्रदर्शित करते हो। कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं रहना है। अपवर्तनांक हमें इस बात का एहसास कराता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग कितने फैक्टर से, कितने अनुपात से कम हो गया है। इसी बात को हम कहते हैं क्या? अपवर्तनांक कहते हैं। पर आपको इस बात का एहसास भी करा दिया जाए कि ये किसका अपवर्तनांक है? दूसरे माध्यम का। हाँ, और पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या है कि मान लो कि निर्वात के बारे में ही कोई बोल ले, तो निर्वात में वेग कितने से कम हुआ? 1 के फैक्टर से। अरे वही रहा ना? हाँ सर। तो फिर उसका अपवर्तनांक 1 है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं μ2/μ1 बराबर क्या? 3 × 10⁸/1.5 × 10⁸? हाँ सर। ये
म्यू2 बाई म्यू1, ये कौन से माध्यम में वेग था? 1 में। और ये कौन से माध्यम में है? ये दूसरे माध्यम में वेग है सर। तो म्यू2 बाई म्यू1 बराबर क्या आ गया? v1 अपॉन v2। एक और बेहतरीन फॉर्मूला आपने अपने कॉन्सेप्ट के अंदर ऐड कर लिया है, जिसका नाम है क्या कि माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सर हम ये सा भी बोल सकते हैं। तो आइए बात करते हैं क्या। मैंने कहा v1 अपॉन v2 बराबर, तो आप याद रखोगे म्यू2 बाई म्यू1 और ये λ1 अपॉन λ2। हम मान के चलिए कि नीट ने यहां से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा, इससे कुछ भी पूछ सकता है वो, कोई भी दो डाटा दे देगा, एक पूछ लेगा अपवर्तनांक पूछ ले, तरंग दैर्ध्य पूछ ले, वेग पूछ ले, सब कुछ आपको आना चाहिए। बहुत बेहतरीन बेसिक और छोटी छोटी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। अब बात करते हैं आगे की, क्या प्रकाश का परावर्तन। क्या बेटा? प्रकाश का परावर्तन। आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरे लेक्चर में हमें क्या क्या याद रखना है और क्या क्या याद नहीं रखना है। आपको डिटेल में पढ़ाया जा रहा है वो अलग बात है, क्रैश कोर्स के अंदर भी, पर आपको याद क्या रखना है। मैंने कहा अभी तक इन दोनों स्लाइड के अंदर क्या याद रखना है, बस यही तो याद रखना है। यही तो फॉर्मूला सिखाया पूरा। अरे हाँ कि ना? तो पॉइंट नोट आउट करते चले, या फिर उसमें जो स्टार लगी हुई हैं चीजें, या जिनके अंदर नीट लिखा हुआ है, 11 स्टार लिखा हुआ है, वही चीजें आपको याद रखनी है। फॉर्मूला तो हर कोई याद करके चला जाता है, पर जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप उसको अप्लाई करना नहीं सीखोगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें किसी भी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बायो पढ़ रहे हो, जब आपने फॉर्मूले को स्टार मार्क किया तो उस फॉर्मूले में कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन तो कर लिया करिए यार, ताकि आपको इस बात का एहसास होगा कि क्या मुझे फॉर्मूला आता है, कि हाँ मुझे फॉर्मूला आता है, पर क्या मुझे उस फॉर्मूले को अप्लाई करना आता है, इस बात का पता कैसे चलेगा। सर हम बहुत सारे फॉर्मूले रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, पर हमें यह पता नहीं चलता कि इस फॉर्मूले को जब भी हम अप्लाई करने जाते हैं तो हम फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि उस फॉर्मूले पे कभी प्रैक्टिस करी नहीं, कॉन्फिडेंस आता नहीं है अंदर से कि फॉर्मूला हम लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। अरे हाँ कि ना? अब आप मान लो कि फॉर्मूले रट के चले गए और एग्जाम में जाके अगर फॉर्मूले लगाओगे तो क्या लग जाएंगे? क्या नहीं लगेंगे। भले ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया होगा, पर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हम उस फॉर्मूले को अप्लाई कर लें, या तो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करके आ जाओगे। तो कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हर फॉर्मूले पे आपको करना है, भले ही बड़ा आसान सा फॉर्मूला हो, वैल्यू पुट करनी हो, पर 1 या 2 क्वेश्चन आप लगाएं। सर क्वेश्चन का सोर्स कहाँ मिलेगा? मैंने कहा मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं। आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं, इस बात को पहले ही बता दूं, सारे क्वेश्चन नहीं करने होते। एक यूनिवर्सल की बुक आती है, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं। मैं आपको यूनिवर्सल रिकमेंड नहीं करता फुल ईयर के लिए, पर ये बहुत छोटा सा टाइम पीरियड है अब एग्जाम का, तो आप चाहो तो यूनिवर्सल से टॉपिक वाइज क्वेश्चन होते हैं, तो आपको हेल्पफुल हो सकता है। 1 या 2 क्वेश्चन आप लगा सकते हो उसमें, ठीक है क्या? सिर्फ टॉपिक वाइज, बाकी अपने मॉड्यूल है, सीट है, वो तो करनी है। बड़े आगे चलो, ये बात होने के बाद सर अब आगे क्या बात होगी? मैंने कहा देखो अब बात होगी प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन एक्चुअली क्या है कि प्रकाश का परावर्तन ऐसा नहीं है कि प्रकाश का परावर्तन होगा तो अपवर्तन नहीं होता, और अपवर्तन होगा तो परावर्तन नहीं होता। हमेशा होता है। हमेशा जब भी किसी सतह पे प्रकाश आपतित होता है तो 3 चीजें होती है, कुछ भाग परावर्तित होता है, कुछ भाग अवशोषित होता है और कुछ भाग अपवर्तित होता है। क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, मान लो एक सतह है, हाँ यहां से प्रकाश गिरता है, कुछ भाग अवशोषित हुआ, कुछ भाग परावर्तित और कुछ भाग अपवर्तित, तीनों होता है। बचपन में आपने गली मोहल्ले में जब खेल रहे होगे, या फिर अभी भी आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया हो, हाँ कोई रूम होता था जिसकी खिड़की बाहर होती थी, रात के अंधेरे के टाइम पर या फिर दिन में भी अगर बाहर से देखते थे आप, तो थोड़ा थोड़ा अंदर का भी दिखाई देता था और खुद की शक्ल भी देख पाते थे। अरे हाँ कि ना? देख पाते थे ना? या फिर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल आपको ये भी दे सकता हूँ, पानी के अंदर मछली तैर रही है, मछली भी दिखाई देती है और पानी में हमें हमारा इमेज भी दिखाई देता है। मछली दिखाई देती है अपवर्तन की वजह से, और हमें हमारा इमेज दिखाई देता है परावर्तन की वजह से। तो दोनों हो रहे हैं सर। फिर सर एक बार में एक ही क्यों पढ़ाया जाता है? अगर हम कहें कि मछली हमें बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई दे रही है, कौन? मछली, रूम के अंदर नहीं, पानी के अंदर। अगर मछली आपको बढ़िया दिखाई दे रही है, मतलब 99% क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? अपवर्तन। और हम कहें कि सिर्फ हमें हमारी शक्ल दिखाई दे रही है, यानी कि 99% परावर्तन हो रहा है, तो हमें क्या पढ़ना चाहिए? परावर्तन। तो हम ये मान के पढ़ते हैं जब भी
परावर्तन पढ़ते हैं तो जो बाकी घटनाएं हैं जीवन की वो नगण्य हैं, सिर्फ और सिर्फ परावर्तन है। तो हम परावर्तन पढ़ लेते हैं। प्रकाश के परावर्तन की बात कर लेते हैं। परावर्तन का एक छोटा सा प्यारा सा नियम जो आपको याद होना भी चाहिए और होता भी होगा यार, 9th-10th में पढ़ के आ जाते हो। कोण आई बराबर सर होता है कोणार। हाँ, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये भी बता दिया जाए कि क्या कि यार एक सतह ऐसी है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है समतल सतह के लिए ही ये नियम वैलिड है, सतह कोई सी भी हो सकती है। आपको बस इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपतित किरण है। हाँ सर, तो यहाँ पे एक अभिलंब डालो। अभिलंब कैसे डाले? मैंने कहा स्पर्श रेखा खींचो, उसके लंबवत रेखा, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। हाँ सर, और ये परावर्तित किरण है सर। ये कोण आई है सर और ये कोण आर है सर। मैंने कहा हाँ, कोण आई है, कोण आर है, और यही दोनों बराबर हैं। जो आपतन कोण और परावर्तन कोण है वो अभिलंब से मापन है। उनका कहाँ से मापन है बेटा? अभिलंब से मापन है। अरे क्या बात कर दी है। और मैंने कहा ये तीनों एक ही तल में होती हैं। जैसे मान लो कि ये आ रही है, ये आ रही है, कौन से तल से? छत वाले तल से आती है, अभिलंब बीच में बना दिया है, तो परावर्तित किरण भी इसी तल में जाएगी। ऐसा नहीं सामने वाली दीवार में घुस गई या आगे वाली दीवार में घुस गई। भाई ये वाला कोण भी तो 45 हो सकता है, ये भी 45 हो सकता है और ये भी 45 हो सकता है विलंब से। तो ये तीनों किरणें एक ही तल में होती हैं। काम आता नहीं है, बस याद रखना है। दूसरा नियम होता है परावर्तन का, हाँ कि ना। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें समतल दर्पण। किसकी बात करेंगे बेटा? समतल दर्पण। वैसे तो पूरी कहानी में बेहतरीन तरीके से आपको डिटेल में सिखा सकता हूं, पर नहीं। क्यों सर? मैंने कहा कोर्स का नाम पता है ना। आपको वही गोल्डन पॉइंट सिखाए जाएंगे जो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। डिटेल में अपन फुल कोर्स में सिखाते हैं बेटा, ऐसा नहीं यहाँ नहीं सिखा सकते। टाइम बहुत कम है और कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाने हैं, बहुत बढ़िया कैसे करना है, वही बातें तो सिखाने आए हैं सर। अरे हाँ कि ना। समतल दर्पण में सबसे पहले बात ये होती है कि क्या हम सुबह सुबह उठ के हमारी शक्ल किसमें देखते हैं? समतल दर्पण में। हाँ कि ना? क्या वैसे ही दिखाई देती है जैसी होती है? हाँ। जनरल ऑब्जर्वेशन पे मैं बात करना चाहूँगा आज, क्योंकि मैं चाहता तो आपको सारे मैथमेटिकल डेरिवेशन करा के भी सारी चीज़ें फील करा सकता हूँ, पर अपन जनरल ऑब्जर्वेशन के लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिर्फ सीखेंगे। क्या वैसा ही दिखाई देता है जैसा होता है? हाँ, वो अलग बात है। लेटरल इन्वर्जन, पार्श्व विस्थापन कहते हैं बेटा उसको। दाएं का बाएं दिखना, बाएं का दाएं दिखना, वो अलग बात है। क्या वैसा ही दिखाई देता है जैसा होता है? हाँ कि ना? ऐसा तो नहीं है पैर ऊपर और सिर नीचे, ऐसा तो नहीं होता। नहीं होता सर। अगर मैं किसी समतल दर्पण से 2 मीटर की दूरी पे खड़ा हूं तो क्या वहीं पे दिखाई देगा पीछे 2 मीटर? हाँ, समतल दर्पण के पीछे 2 मीटर दिखाई देता है। अगर मैं एक बात पूछूं आपसे कि यार ये समतल दर्पण है, हाँ सर, अगर वस्तु यहां पर है, हाँ, तो इमेज कहां दिखेगी? प्रतिबिंब यहीं दिखेगा ना कि इधर साइड में दिखेगा? सर सामने दिखेगा एग्जैक्टली। और अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज कहां दिखेगा? यहां दिखेगा प्रतिबिंब। ये वाली जो दूरियां कम नहीं हुई, ये क्या थी? यू थी। और ये वाली दूरी जो प्रतिबिंब से होती है ये कम थोड़ी हुई है, ये भी तो वही है सर। मैंने कहा ये वी थी। दर्पण से वस्तु की दूरी को यू कहते हैं और प्रतिबिंब से वस्तु की दूरी को वी कहते हैं। ये मत बोल देना ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है बेटा, इस बात का ध्यान रखिएगा। यू वस्तु की दूरी है, दर्पण से वी प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है सर, आगे बढ़िए फिर। मैंने कहा मैंने एक बात जानी क्या कि यार पहला पॉइंट समतल दर्पण के लिए यू बराबर वी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या कि यार ये जो प्रतिबिंब है ना ये एकदम सीधा बन रहा है, तो क्यों ना एक बात करी जाए क्या कि मैं ये कहूं कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण की लंबाई के लंबवत जो रेखा गुजर रही है, कौन गुजर रही है? रेखा। दर्पण की लंबाई के लंबवत, दर्पण की लंबाई के लंबवत, लंबाई के लंबवत गुजरने वाली रेखा पर बनता है। लंबाई के लंबवत गुजरने वाले, लम्हा नहीं है, गुजरने वाली रेखा है। गुजरने वाले, वाली कर दो सर, वाले नहीं, वाली रेखा पर बनता है सर, रेखा पर बनता है। हाँ, अरे बनता है, गुजरने वाली रेखा पर बनता है सर। अच्छा, दर्पण की लंबाई के लंबवत गुजरने वाली रेखा पर बनता है। मैंने कहा हाँ, दर्पण की लंबाई के लंबवत गुजरने वाली रेखा पर ही बनता है। तो और भी कोई पॉइंट बताना चाहोगे सर? मैंने कहा हाँ, हाँ बताना चाहूंगा ना। क्या प्रतिबिंब का बनना दर्पण की लंबाई पे निर्भर करता है? ध्यान से सुनना। क्या छोटे से दर्पण में भी प्रतिबिंब पूरा बन सकता है? दिखना अलग बात है, बनने की बोल रहा हूं। प्रतिबिंब का बनना दर्पण की लंबाई पे निर्भर नहीं करता। मैंने कहा ये वस्तु है, हाँ, मैं यहां से इसको हटा दूं, काट दूं,
प्रतिबिंब को। क्या प्रतिबिंब अभी भी वही बनेगा? दर्पण को काट दो, प्रतिबिंब वही बनेगा कि नहीं बनेगा? अब किसी के दिल और दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा, सर ये तो बिंदु वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु होती तो आप क्या कर लेते? मैंने कहा बिल्कुल कर लेते, कैसे नहीं कर लेते। बड़ी वस्तु होती उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतिबिंब का बनना दर्पण की लंबाई पे निर्भर नहीं करता। यह भी आपके लिए गोल्डन पॉइंट होने वाला है, पूछा जा सकता है। प्रतिबिंब का बनना दर्पण की लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। नहीं करता तो नहीं करता, उसमें क्या है यार। प्रतिबिंब का बनना दर्पण की लंबाई पे निर्भर नहीं करता है सर। फिर आगे बढ़ो भाई, यहां तक की कहानी में किसी को कोई डाउट, शंका, संशय कुछ नहीं है? आओ फिर बात करते हैं। अब सर हम प्रतिबिंब बनाएंगे बिंदु वस्तुओं के। समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, बिंदु वस्तुओं के प्रतिबिंब बना लो भाई। बिंदु वस्तु के प्रतिबिंब, या ऐसे ही लिख लो यार, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब बनाना, बनाना मतलब केला नहीं है, प्रतिबिंब बनाना है। आओ भाई आओ। मैंने कहा ये देखिए, मैं आपको बिना किरण चित्र के, रे डायग्राम के सब कुछ सिखा सकता हूँ। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ, इसीलिए तो आया हूँ। ये वस्तु है सर। मैंने कहा हाँ ये वस्तु ही तो है। अब क्या किया जाए? क्या एक बात बताएं, क्या दर्पण इतनी ही लंबाई का है? मैंने कहा हाँ दर्पण तो इतनी ही लंबाई का है यार। दर्पण क्या है सर? इतनी ही लंबाई का है, दर्पण का क्या है? तो मैंने एक बात कही, क्या प्रतिबिंब बनेगा? हाँ। कहाँ बनेगा? कि देखो सर, दर्पण की लंबाई पे निर्भर नहीं करता, पर हमें पता है कि जितनी दर्पण से दूरी होगी उतनी ही दूरी पे बनेगा, और दर्पण की लंबाई के लंबवत गुजरने वाली रेखा पे बनेगा। पर दर्पण की लंबाई तो छोटी पड़ गई, तो इसको डैश डैश बढ़ा लो और यहाँ से एक रेखा खींच दो, ये दूरी और ये दूरी बराबर कर दो, तो ये प्रतिबिंब बन गया। ये लो भाई, u बराबर v। अब आप कहो कि सर नहीं किरण चित्र से बनाओ, तो मैंने कहा एक किरण डालो, डाल दी सर। इसको पीछे ले जाओ। पीछे क्यों ले जाएंगे? ताकि किरण चित्र बढ़िया बनेगा। मैं कोई स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ। ये लो परावर्तित किरण। कितनी किरणें चाहिए प्रतिबिंब को बनाने के लिए? सर प्रतिबिंब बनाने के लिए दो चाहिए, पर होती अनंत है सर। होती कितनी है? अनंत है। ये लो एक एक पॉइंट आपके लिए गोल्डन वर्ड। पहले पीछे मिलाओ, देखो पीछे मिलाते ना तो ये लाइन सीधी आती, हाँ कि ना? तो आपको क्या सिखा रहा हूं मैं, ताकि आपका रे डायग्राम सही बने यार। मान लो कि इसको पीछे मिला दिया, अब बना दो। ये लो भाई रे डायग्राम बढ़िया बनाने के लिए, हाँ कि ना? आया समझ में? पक्का सोच लो, समझ लो और देख लो। तो एक प्यारा सा क्वेश्चन कर देंगे सारे, एक प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बात कर दी सर? मैंने कहा हाँ प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कहता है हमसे? क्वेश्चन कहता है कि एक दर्पण है ऐसे, ठीक है सर ये दर्पण है, कितना डिग्री है ये? मैंने कहा ये 30 डिग्री है, और ये वस्तु यहाँ पर है। कितने मीटर पे है वस्तु? 2 मीटर पर। कितने मीटर पर है? 2 मीटर पर। प्रतिबिंब की स्थिति बताएं भाई। प्रतिबिंब के निर्देशांक बताने हैं सर। ये वस्तु है, प्रतिबिंब के निर्देशांक। क्वेश्चन नंबर, प्रतिबिंब के निर्देशांक बताएं। प्रतिबिंब के निर्देशांक बताओ भाई। अरे बता दो यार, कैसे बताओगे? तो सुने सर, यहां से एक लंबवत रेखा डालते हैं। मैंने कहा हाँ डाल दो भाई, ऐसे क्या कर रहे हो सर? ये जितनी दूरी इतनी दूरी पे यहाँ इमेज बन गया। हाँ तो एक बात बताओ सर, यहां से जब इसको मिलाओगे तो ये कोण और ये कोण समरूप त्रिभुज बनेंगे, तो ये 30 डिग्री नहीं होगा? मैंने कहा बिल्कुल होगा। तो समरूप त्रिभुज है तो ये दूरी 2 मीटर, तो ये भी तो 2 मीटर होगी। हाँ तो हो गया क्वेश्चन आपका। क्या है अब देखो सर, ये प्रतिबिंब है हमारा यहाँ से 60 डिग्री पर, ये 2 है, तो इसका x निर्देशांक 2 cos 60 और y निर्देशांक 2 sin 60। cos 60 की वैल्यू हो गई सर कितनी? मैंने कहा cos 60 1/2, हाँ कि ना? और sin 60 कितना हो गया? √3/2। तो ये 1 और y की वैल्यू बेटा √3।
मुझे नहीं लगता आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने में कोई परेशानी होनी चाहिए, हाँ कि ना। सर बिंदु वस्तु के लिए बात समझ में आने लगी है धीरे धीरे। मैंने कहा लंबाई वाली वस्तु की बात कर लेते हैं। किसकी? लंबाई वाली वस्तु। एग्जाम्पल सही में बातें आपको सिखा रहा हूं सारी। तो देखिए इधर एक दर्पण लगा दिया है, हाँ सर, एक लंबाई वाली वस्तु ऐसे ए बी लंबाई की। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। तो कैसा बनेगा? पहली वाली हमारी है जो, वो कहती है कि ऐसा बनेगा सर। दूसरी वाली क्या कहती है कि ऐसा बनेगा सर। तीसरी वाली कहती है सीधा बनेगा। चौथी वाली गोमा में है, नहीं पता। बताएं भाई किसके साथ जाना चाहोगे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, किसके साथ जाना चाहोगे? सर जिसके साथ गठबंधन हो जाए। मैंने कहा देखो भाई, आप कहो कि सर कैसे करेंगे इसको। मैंने कहा हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा वैसे ही करना है बेटा। ये देखिए इधर, ये ए है, ये बी है, बिंदु वस्तु मान लो। ये दूरियां बराबर कर दो तो इतनी दूरी पर बी डैश बना दे, इतनी दूरी पर ए डैश बना दे, मिला दे। ऐसा नजर आ रहा है, हाँ कि ना? हाँ सर। एक और कर लेते हैं यार, कम से कम 2 क्वेश्चन तो मैं भी कराता हुआ चलता हूँ आपको, हाँ कि ना? वैसे अपन प्रैक्टिस भी तो दबा के कर रहे हैं, क्या कहते हो यार? कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप देखिए ना सर। मैंने कहा बोलो ना सर कि सर बातें हैं कुछ ऐसी कमाल की है। मैंने कहा लाओ कमाल की बातें सिखाते हैं, सीखते हैं। जब हम कमाल की बातें सीखने सिखाने लगे तो क्या कहानी हुई? मैंने कहा देखो एक क्वेश्चन ऐसा है, हाँ सर। मैंने कहा ये दर्पण कहाँ है? मैंने कहा ये दर्पण है यहाँ पर 45 डिग्री के कोण पर, ठीक है सर। और जो आपकी वस्तु है ना सर, मैंने कहा कहाँ है मेरी वस्तु? ये रही सर। ओहो इस कलर से है? मैंने कहा हाँ ऐसे हैं, ऐसे, ठीक है सर। ए बी। बताओ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बताओ बताओ प्रतिबिंब कैसा बनेगा भाई? सर जो आपने सिखाया वही कर दे। मैंने कहा हाँ, यहाँ से लंबवत रेखा खींच दो सर, तो ये ए डैश आ गया। यहाँ से लंबवत रेखा खींच दो सर, ये बी डैश आ गया। अच्छा सर आपने इसी रेखा पे क्यों लिया? मैंने कहा ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अगर ये 30 होता तो ये भी 30 होता, तो ये ऐसा बनेगा प्रतिबिंब सर। ये लो, समझ ही नहीं आया यार तुम्हें? तो आया है क्या? हाँ सर। अब एक और जनरल में बात आपको सिखाना चाहूंगा। क्या? मैंने कहा प्रतिबिंब का बनना दर्पण की लंबाई पे निर्भर नहीं करता। हाँ सर। तो आप कभी अगर मान लो कि मैं आपसे ये पूछूं कि छोटे से दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ से दिखेगा, मान लो कि हमारे पास एक छोटा सा दर्पण है, या मैं ये कहूँ कि यार ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है ये दर्पण है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, हाँ, क्या मेरा इमेज बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? या फिर हो सकता है मैं इस बोर्ड के बाहर भी खड़ा होता तो क्या मेरा प्रतिबिंब बनता? हाँ। इधर भी स्टूडेंट बैठे हैं, इधर भी स्टूडेंट बैठे हैं, मैं इस वाली साइड पे खड़ा हूं, क्या इधर वाले स्टूडेंट को मेरा प्रतिबिंब दिखेगा? मुझे नहीं देखना है, मेरा प्रतिबिंब देखना है। दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। पर इधर वालों को दिखेगा। कैसे दिखेगा? यहां से प्रकाश की किरण आएगी, इसके ऊपर गिरेगी और परावर्तन के बाद इधर जाएगी। नहीं आया? आपतित किरणें परावर्तन के बाद कहां जाएगी? इधर। वो परावर्तित किरणें अगर आपकी आंखों में आती हैं तो दिखाई देगा, नहीं तो दिखाई नहीं देगा। इसे बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। वह क्षेत्र जहां से इधर वाले स्टूडेंट जिस क्षेत्र में बैठे हैं अगर इनको दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं दृश्य क्षेत्र। क्या बोलते हैं? दृश्य क्षेत्र। अगर मैं आपको यहां से समझाना चाहूं तो देखिए इधर दृश्य क्षेत्र क्या होता है, सुने। स्टार मार्क है, बढ़िया है, जोरदार है, सुनते रहें, बस देखते रहें। कहने की चाहत क्या है? मैंने कहा कहने की चाहत तो ये है अब कि क्या, मैंने कहा हमारे पास ये दर्पण है, हाँ सर, इस दर्पण में ये वस्तु है सर, हाँ, क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा? मैंने कहा हाँ प्रतिबिंब तो बनेगा सर। तो प्रतिबिंब बना दो पहले। कैसे बनाए सर? मैंने कहा यहां से एक डैश लाइन लाए और इसके लंबवत रेखा खींची तो यहाँ इमेज बन गया, हाँ। अब मैंने कहा किरण चित्र बनाए। दृश्य क्षेत्र को जानने का कंसेप्ट क्या है कि मैंने कहा 2 किरणें ले, एक किरण से काम नहीं चलेगा। कितनी लेनी है? 2। पहले भी 2 ही लेते थे सर, हाँ। मैंने कहा पर इन किरणों को कहीं डालना है। कहाँ डालें सर? मैंने कहा दर्पण पे। और कहाँ डालेगा? कहाँ डालें दर्पण में सर? मैंने कहा नीचे,
नीचे कहाँ, निचले वाले सिरे पर बेटा, पहली किरण निचले वाले सिरे पर, और मैंने डायग्राम बनाने के लिए आपको पीछे मिलाने के लिए कहा था, डैश डैश मिलाएगा ना, हाँ, और इसके सीधी रेखा डाल दो। एक किरण ऊपर वाले सिरे पर डालो, बहुत चमत्कारी बना है। परावर्तन के बाद ये ऐसे जाएगी, हाँ। अब कोई टुकुर टुकुर यहां से देखे, क्या इसकी आंखों में नशा नहीं, क्या किरण आ रही है? हाँ सर, नहीं आ रही सर, पर मैंने कहा इस रीजन में अगर होता तो क्या इसकी आंखों में किरण आती? हाँ, तो क्या इसको प्रतिबिंब दिखाई देता? हाँ, इसे ही बोलते बेटा दृश्य क्षेत्र। नहीं आया, आया है क्या? वस्तु से दो किरणें ले, एक निचले वाले सिरे पर और एक ऊपरी सिरे पर डालें। परावर्तन के बाद इन दोनों किरणों के बीच का जो क्षेत्र है वही क्या है? दृश्य क्षेत्र है। कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? मैंने कहा एक क्वेश्चन में कराएगा। देखो मैं कराता हूं तुम्हें अगला क्वेश्चन, एक बढ़िया बेहतरीन जोरदार, कि क्या, मैंने कहा एक दर्पण लगा हुआ था यहां ऐसे, ठीक है सर, अरे बड़ा प्यारा सा डायग्राम बन जाए यार, बनता ही नहीं है ये, थोड़ा ऊपर हो जाएगा ये, यहाँ बनाते हैं। 2 मीटर का डिस्टेंस है, मतलब 2 मीटर लेंथ का मिरर है, हाँ, और यहाँ से 1 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है ऊपर, ठीक है सर, और ये रेखा है। यहाँ पर क्या है सर? मैंने कहा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो आपसे 1 मीटर की दूरी पर है, और यहां पर मैंने कहा यहां पर 1 मीटर की दूरी पर एक रास्ता है, ये बड़ा चमत्कारी लाइन बना है, ठीक है, अब सही है थोड़ा तो, ठीक है भाई। पहली बात तो ये, क्या प्रतिबिंब बनेगा? यस सर, प्रतिबिंब तो बनेगा। अच्छा, तो एक आदमी है, ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक इस रास्ते पे चल रहा है, इस रास्ते की वो लंबाई बतानी है जिसके लिए वो प्रतिबिंब को देख पाए। इस रास्ते की वह क्या लंबाई होगी जिसके लिए प्रतिबिंब को देख पाए? सर मैंने कहा तो सुने, एक किरण ऐसे डाली, हाँ, डालने के बाद इसको पीछे मिलाओ सर पहले, ताकि डायग्राम अच्छा बने, और इसको ऐसे, ठीक है सर। एक किरण ऊपर वाले सिरे पर डालो सर, पीछे मिलाओ सर पहले, और फिर इसको ऐसे मिला दो सर। अरे सर यही तो लंबाई है, यही है वो, कौन? यही है वो लंबाई जहां पे देख पाएगा किसको? मैंने कहा प्रतिबिंब को। नहीं आया है? अरे आया सर। तो कैसे निकाले सर? मैंने कहा आप गणित है पूरी बेटा, अब गणित है। गणित क्या? मैंने कहा समरूप त्रिभुज नजर आएंगे तुम्हें। कौन कौन से? मैंने कहा देखो समरूप त्रिभुज आपको नजर आने वाले हैं। कौन कौन से? मैं पेन ढूंढ रहा हूं। मैं क्या ढूंढ रहा हूं? पेन, थोड़ा अलग नजर आए तुम्हें। ये और ये 2 त्रिभुज आपको, अगर मैं इसको x ले लूं और इस पूरी लंबाई को y ले लूं तो d का मान तो आ गया सर y माइनस एक्स। अब तुम्हारे ऊपर है y और x कैसे निकालो। देखो ये और ये क्या दोनों समरूप त्रिभुज हैं? हाँ, बड़े त्रिभुज में बेटा कुछ नहीं करना, लंब बटे आधार का अनुपात बराबर कर दो, ये दूरी भी तो 1 होगी सर। हाँ, तो क्या मैं x बटे 3, हाँ कि ना, बराबर 1/1 कर सकता हूं? अरे इसमें 1/1, हाँ, तो x बराबर 3 सर। इसमें y बटे 3 बड़े वाले त्रिभुज में, और 3/1 नहीं आया, तो y बराबर 9। ओहो, तो सर ये तो 9 - 3 6 आ गया। अब बताओ क्या बात समझ में आई है? पक्का? तो बढ़ते हैं फिर आगे। मैंने कहा अब बात होगी किसकी, कि मैं अगर आपसे एक बात कहूं, क्या हम उस छोटे से प्रतिबिंब में पूरा, छोटे से दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देख सकते? कौन से छोटे से दर्पण? मैंने कहा जिसमें डेली शक्ल देखते हो, छोटा सा दर्पण आता है ना, एक समतल दर्पण 10 रुपए 20 रुपए वाला,
क्या उस छोटे से दर्पण में आप अपना पूरा प्रतिबिंब देख सकते हो? शकल तो देख ही सकते हो भाई, पूरा प्रतिबिंब देख सकते हो क्या बॉटम से टॉप तक? हाँ कि ना? हाँ, अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हम बहुत दूर लगा देंगे, हाँ, और बहुत दूर चले जाएंगे, दूरियां बढ़ा देंगे तो हम शायद देख पाए। मैंने कहा बिल्कुल संभव नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर होता है, समतल दर्पण, वो उसका भी लंबाई थोड़ा बहुत कम किया जा सकता था, और भी कम। जो इतना बड़ा सा दर्पण आता है उसकी लंबाई और भी कम हो जाती। और आपने ऑब्जर्व किया हो कि जब ड्रेसिंग टेबल का जो मिरर होता है या दर्पण होता है उसको जमीन से सटाकर नहीं लगाते, थोड़ा ऊपर लगाते हैं। किया है ऑब्जर्व? हाँ। अब ड्रेसिंग टेबल ऐसा थोड़ी है कि एक दो ही बनानी होगी, कि फिर बनानी नहीं है, बहुत सारी बनानी है। तो क्या जो दर्पण लेकर आते हैं उसके लिए पैसा देना पड़ता है कि? हाँ। तो उसकी चाहत क्या होगी ड्रेसिंग टेबल बनाने वाले की, कि वो कम से कम दर्पण को यूज करे, हाँ, और पूरा प्रतिबिंब देख पाए। जो भी उस ड्रेसिंग टेबल को लेकर जाए वो उसमें पूरा प्रतिबिंब देख पाए। और उसकी चाहत ये भी होगी कि वो ड्रेसिंग टेबल को ऐसे बनाए, यानी कि जमीन से सटाकर नहीं लगाता, थोड़ा सा ऊपर लगाता है। तो जमीन से कितने ऊपर लगाए और दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या हो कि पूरा प्रतिबिंब देख पाए। तो अगला कॉन्सेप्ट यही है, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई और स्थिति। नहीं आया? अब एक बालक के दिल में आ रहा होगा h/2, एक क्या सबके आ रहा होगा जिसने भी देखा होगा। पर h/2 किसके लिए होता है, शायद मैं आपको और बेहतरीन तरीके से सिखा पाऊं। समतल क्या था? पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व स्थिति। तो अब ध्यान से सीखिएगा, बड़ा बेहतरीन कहानी है। मैंने कहा सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या, कि हमारे पास एक प्रतिबिंब है। हाँ, अब जो प्रतिबिंब है ना उसके बारे में बोला जाता है वो इंसान है। अब चमत्कारी भी हो सकता है। चमत्कारी क्या होता है? मैंने कहा पहले चमत्कारी इंसान की बात करते हैं। एक दर्पण लिया, हाँ सर, यहाँ से d दूरी पर है, हाँ, और इसकी ऊंचाई बेटा h है, हाँ, कितनी h है? ये जो एरो बना हुआ है ना, ये इसकी आंख है, आंख की स्थिति को बताता है। ये चमत्कारी है, क्योंकि जो नॉर्मल होता तो उसकी आंख यहाँ थोड़ी होती, यहाँ होती ना, आंखें नीचे होती हैं थोड़ी, है ना। इंसानों की तो ऐसी होती है भाई, चमत्कारियों की कहाँ होती है? यहाँ हो सकती है सर। पहली बात यह है, क्या प्रतिबिंब बनेगा? यस सर, प्रतिबिंब बनेगा। तो सही सर, कहाँ बनेगा? मैंने कहा d दूरी पर, उतनी दूरी पर बनेगा सर, और वैसा ही बनेगा जैसा होता है। अब मान लो इसको पैरों के दर्शन करने हैं, तो क्या कंसेप्ट होगा भाई? देखेगा कहाँ? आंखों से। कहाँ देखेगा? आंखों से। तो दर्पण में जब आंखों से देखोगे तो आपका प्रतिबिंब से किरण आंखों में ही आ रही होगी ना। हाँ, तो गई कहाँ से होगी सर? पैरों से। मतलब किरण ऐसे गई होगी, फिर आंख में गई। हाँ, मैंने कहा देखो ना यार, चमत्कार तो होता ही है। चमत्कार क्या हुआ सर? मैंने कहा ये किरण डायग्राम है, पहले परावर्तित बना लो भाई, ताकि डायग्राम बढ़िया बने। ठीक है सर, तभी तो कहता हूं मैं। ये लो भाई, ये लो सर, ये परावर्तित। हाँ, बॉटम के दर्शन हो गए हैं सर, टॉप के दर्शन करने हैं। तो एक किरण ऐसे गई होगी, हाँ, और फिर एक वापस आ गई होगी, ये भी दर्शन हो गए सर। अब बॉडी के किसी भी पार्ट के दर्शन इसको करने हो, कहीं के भी करने हो दर्शन, तो मान लो यहाँ के करने, किरण ऐसे जाएगी और फिर लौट के ऐसे आएगी, और इसको पीछे मिला देंगे, यहाँ के दर्शन हो जाएंगे। पर बात एक तो ये समझ में आई कि बॉडी के किसी भी पार्ट के दर्शन करने हो, ये वाला दर्पण कोई काम का नहीं है, सिर्फ यही लंबाई काम की है, ये वाली, ये न्यूनतम लंबाई। न्यूनतम लंबाई यही कौन है बेटा? न्यूनतम लंबाई है ये। अरे कौन है? यही न्यूनतम लंबाई है सर। अब इसकी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो यार। नहीं सर, हम कैसे करेंगे, आप ही बता दो। सर आप डायरेक्ट ही लिख देते। मैंने कहा हाँ लिखता, पर अगला डायरेक्ट लिखूंगा थीटा थीटा,
समरूप त्रिभुज h/2 h/2, ये भी h/2 और ये h/2। एक्चुअली h/2 सिर्फ चमत्कारी के लिए होती है, जिसका आई लेवल टॉप पे। h कहाँ से मापन है? h कहाँ से मापन है? h सर आंख की ऊंचाई से मापन है। अब मैं अगर एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछता तो फिर आप क्या ही करते? क्या पूछते सर? मैंने कहा 3 मीटर लंबा आदमी है। ओहो, इतना मीटर लंबा भी होता है क्या आदमी? मैंने कहा हाँ है, चमत्कारी नहीं है पर यार। उसकी जो आंखें हैं ना, हाँ उसकी जो आंखें हैं 240 सेंटीमीटर हैं यहाँ से। ओहो, और ऊपर से कितनी बेटा? 60 सेंटीमीटर नीचे है। क्या बात कर दी है। ये आंख की ऊंचाई है। किसकी ऊंचाई है? आंख की स्थिति है। लगाओ दर्पण, अरे लगाओ दर्पण भाई। लगाते हैं सर। अब एक बात बताओ, पिछला जो डेरिवेशन मैंने कराया तुम्हें, क्या उसमें डी पर निर्भरता आ रही थी? बिल्कुल नहीं सर। दर्पण भी कहता है मैं तिरछा बनूंगा, मर्जी आए जो बन, क्या करना है। लो सर, क्या सर हमें बार बार रे डायग्राम बनाना पड़ेगा? मैंने कहा अपने होते हुए तुम्हें रे डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ जाए तो फिर हम क्यों पढ़ा रहे हैं? हाँ कि ना? बिना रे डायग्राम के और बिना पेन चलाए कर दोगे? क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हाँ, एक बार जब आप रे ऑप्टिक्स सीख लोगे ना तो सारे क्वेश्चन बिना पेन चलाए कर लोगे, अगर आपकी कैलकुलेशन पास्ट होगी तो। अब ये मत कहना कि सर 2 × 2 कितना होता है, फिर नहीं हो पाएगा बाबू तुमसे। अब देखो इधर, मैंने कहा आंसर है स्थिति का h/2 अभी भी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, स्थिति का अभी भी h/2 है। h कितना है? h कितना है भाई? h 300 सेंटीमीटर है या 240 मीटर है? 240 सेंटीमीटर है। h मापा जाता है आंख की ऊंचाई से सर। तो स्थिति ये रही h/2 यानी कि 240/2 सर कितना? 120 सेंटीमीटर। सर न्यूनतम लंबाई यानी कि लंबाई समझ रहा होगा सर, वो भी h/2 ही तो था। मैंने कहा वहां था चमत्कारी में, यहाँ h/2 प्लस आंख के ऊपर की लंबाई का आधा। अरे क्या बात कर दी, लंबाई का आधा सर। h/2 कितना है? मैंने कहा 120 है। आंख के ऊपर की लंबाई 60 का आधा कितना? 30 आ गया सर, 150। ले खेला खत्म। एक्चुअली बच्चा क्या रट लेता है? बच्चा रटता है कितना? h/2। मैंने कहा हर जगह h/2 नहीं होता बेटा, वो तो स्टैंडर्ड केस किताबों में लिखा होता है चमत्कारी के लिए। हमें ये पता होना चाहिए क्या स्थिति का मान होता है h/2। h को कहां से मापा है? आंख की ऊंचाई से, और क्या? लंबाई। h/2 प्लस आंख की ऊंचाई के ऊपर का आधा। आधा है, बिल्कुल आधा है। खेला खत्म। अब क्या बात होगी सर? मैंने कहा बात होगी किसकी? दर्पण का घूमना। दर्पण का घूमना, समतल दर्पण का घूमना। एक एक बात सिखाई जाएगी। समतल दर्पण का घूमना वो अलग बात है कि मैं घूर्णन है, घूमना है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको ट्रिक वाइज ही बातें सिखा पाऊं और एक क्वेश्चन उस पर करा दूं तो आपका काम भी बन जाएगा। समतल दर्पण का घूमना बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट बेटा। एक समतल दर्पण ऐसे लेटा हुआ था, एक प्रकाश की किरण आती थी, टकराती थी और चली जाती थी। इसको भी बड़ा अच्छा लगता था। ऐसे आती थी, ये टकराती थी और चली जाती थी। इसका अभिलंब ऐसा था। हमने कहा कि हम तुम्हें घुमा देंगे। किसको? समतल दर्पण को ही घुमा देंगे। आने वाले को आने दो। समतल दर्पण को हमने घुमा दिया। कितना कोण घुमाया? थीटा। तो इसका अभिलंब ऐसे हो गया सर, वो भी थीटा कोण से घूम गया। पहले वाला n1 था, ये n2 था। तो सर आपतित किरण तो वही है। मैंने कहा हाँ। अब ये जो हरा भरा है कौन? समतल दर्पण जिसको घुमा दिया है, इससे किरण जो टकरा कर जाएगी वो ऐसे जाने लगेगी। अरे हाँ कि ना? हाँ। तो अगर मैं इसको थीटा कोण घुमाता हूं तो ये जो परावर्तित किरण है, हाँ, ये कितना कोण घूम जाती? आंसर है 2 थीटा। बस यही खेला है कि जब सर समतल दर्पण को थीटा कोण घुमाते हैं तो परावर्तित किरण कितना घूम जाती है? 2 थीटा। थीटा घुमाने पर परावर्तित किरण कहां से? पहली वाली से। परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाती है। और ये भी ध्यान रखे कहां से घूमती हैं? पहली वाली परावर्तित किरण से।
मुझे लगता है आपको ये बात समझ आई होगी। मैकेनिक्स को जोड़ के इसमें एक बढ़िया सा क्वेश्चन बना सकते हैं अपन। आओ करते हैं। हमने एक वृत्तीय पर्दा लगा दिया, पहले समतल दर्पण, और फिर लगाया हमने एक पर्दा जिसकी त्रिज्या, पर्दा है भाई, क्यों उसको दर्पण बनाने में तुले हुए हो सर आप? हाँ यार, मैं भूल जाता हूं कभी कभी। यहां से एक प्रकाश की किरण ऐसे गिरती है, परावर्तित होके ऐसे चली जाती है सर। मैंने कहा क्या बात है। अब देखिए, ये आर त्रिज्या पे दर्पण लगा हुआ है पर्दे पर, ठीक है भाई। हमने दर्पण को कितने ओमेगा से घुमाना स्टार्ट किया, पर्दे में क्या है, जैसे ही परावर्तित लाइट जाएगी तो यहाँ पे एक बिंदु बन जाएगा P। ये चमकीला बिंदु है। हाँ, क्वेश्चन ये कहता है कि यदि दर्पण को ओमेगा से घुमाया जाए तो क्या होगा। तो बिंदु P का वेग बताओ। अब आप कैसे बताओगे भाई? सर कंसेप्ट बड़ा आसान है। अगर हम दर्पण को थीटा से घुमाते हैं तो ये कितने से घूमेगा, ये किरण घूमेगी 2 थीटा से। ये ओमेगा है तो इसका वेग हो जाएगा ओमेगा डैश बराबर कितना सर, डी थीटा बाई डी टी। हाँ, तो ओमेगा डैश आ जाएगा बेटा कितना, यहाँ पे 2 बाहर, और ये डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि ये थीटा डैश 2 थीटा हो गया। डी थीटा बाई डी टी कितना है बेटा, ओमेगा है, तो इसका कोणीय वेग 2 ओमेगा हो जाएगा। और आप और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि जो रेखीय वेग होता है और कोणीय वेग में संबंध होता है v बराबर ओमेगा आर। तो v बराबर आ गया बेटा 2 ओमेगा आर। बोलेंगे भाई, क्या आपको मेरी बातें समझ आई हैं? पक्का हो गया। चले बड़े आगे, चलिए देखिए फिर बात करते हैं अगला कॉन्सेप्ट। ये तो बात हुई रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर की। अब बात करेंगे कि आप समतल दर्पण का घूमना सीख चुके हैं सर। अब बात होगी दो समतल दर्पणों के बीच में अगर कोई प्रतिबिंब रख दिया जाए। क्या रख दिया जाए? प्रतिबिंब थोड़ी रखोगे सर, क्या बात करते हो। मैंने कहा वस्तु रख दी जाए। दो समतल दर्पणों के बीच में क्या रख दी जाए? वस्तु रख दी जाए, तो फिर क्या होगा? मैंने कहा फिर ये पूछा जाएगा कि दो समतल दर्पणों के बीच में अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। समांतर है समतल दर्पण। मैंने कहा हाँ। अब मान लो कि क्वेश्चन से ही मैं अब चीजें सिखाने वाला हूं। क्या कि अब ये पूछा जाए कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ी है सर, अनंत बनेंगे। मैंने कहा 1 मीटर की दूरी और ये 2 मीटर की दूरी पर रखा। हाँ बताओ सर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। मैंने कहा अनंत बनेंगे। सैलून में अगर आप गए हो तो एक प्रतिबिंब आगे, एक दर्पण आगे लगा होता है, एक पीछे लगा होता है। हम देखते हैं कि एक के पीछे एक प्रतिबिंब बनता है। हम बड़े से मॉल में जाते हैं तो वहां पर भी ऐसा कुछ नजर आता है हमें, हाँ कि ना। तो सर प्रतिबिंब तो अनंत बनेंगे, पर क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है कितने प्रतिबिंब बनेंगे। हाँ तो फिर क्या पूछा जाता है? जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे नहीं पूछा जाएगा। अगर ये दर्पण 1 है और ये दर्पण 2 है, हाँ ये दर्पण 1 है और ये दर्पण 2 है, हाँ सर, इन दोनों दर्पणों के बीच में अगर कोई वस्तु को रख दिया जाए तो ये पूछ ले कि दूसरे दर्पण का चौथा प्रतिबिंब कहां बनेगा, पहले दर्पण का तीसरा प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो आपको करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कुछ। क्या? मैंने कहा आपको बताना पड़ेगा भाई कहां बनेगा। सिंपल सी बात यह है कि अगर हम पहला प्रतिबिंब बना ले सर, मैंने कहा पहले दर्पण का पहला प्रतिबिंब 2 मीटर पे ही बनेगा और इसका पहला प्रतिबिंब 1 मीटर पे बनेगा। ये तो मानता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। ट्रिक ये कहते हैं कि पहला प्रतिबिंब बनाओ और दोनों दर्पणों के बीच की दूरी जोड़ते जाओ, बस सिंपल। पहला दर्पण दूसरा दर्पण, पहला प्रतिबिंब इसका 2 मीटर पे सर, इसका 1 मीटर पे। हाँ पहला प्रतिबिंब बना है, दोनों दर्पणों के बीच की दूरी जोड़ते जाए। हाँ तो दोनों दर्पणों के बीच की दूरी कितनी है? 3 मीटर। तो 2 और 3 5 हो गया सर, इसमें 4 हो गया सर, 4 और 3 7 हो गया, ये 8 हो गया सर, 8 और 3 11 हो गया सर, ये 10 हो गया। कहाँ तक जोड़ेंगे? मैंने कहा जहां तक पूछे। आपसे पूछे पहले दर्पण के प्रतिबिंब, मैंने कहा ये रहे सारे 2 4 8 6 10, पहला दूसरा तीसरा चौथा। दूसरे दर्पण के प्रतिबिंब ये हैं सारे, पहला पांचवा सातवां और 11। अरे 1 2 3 4। अब कहे कि पहले दर्पण का 8वां प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा
सर पहले प्रतिबिंब का 8वां नहीं सर, पहले प्रतिबिंब का तीसरा है, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है। तीसरा प्रतिबिंब कहां बनेगा? 8 मीटर पे। तो आपसे ये पूछे कि पहले प्रतिबिंब के तीसरे प्रतिबिंब की दूसरे दर्पण से दूरी, ध्यान से सुनना, पहले दर्पण के तीसरे प्रतिबिंब की दूसरे दर्पण से दूरी। तो ये जो पहला दर्पण है इसका तीसरा प्रतिबिंब यहां से बन रहा है 8 मीटर पर, हाँ सर, और ये दूसरा दर्पण यहां पर है आपका, तो ये दूरी कितनी है? 3 मीटर है। तो यहां से दूरी कितनी हो जाएगी? 11। नहीं आया है। पहले दर्पण के तीसरे प्रतिबिंब की दूसरे दर्पण से दूरी बस खेल शब्दों का है, तो दूसरे दर्पण से सर आंसर 11 है। क्लियर है?